नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। मैं हूं प्रीति सिंह। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है किसानों के लिए ऋण माफी योजनाओं से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद उत्कर्ष वर्मा मधुर ने। उन्होंने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से पूछा कि क्या सभी फसलों को C2+50% की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का प्रस्ताव है? अगर नहीं तो इसके क्या कारण हैं? किसानों और खेतीहर मजदूरों को ऋणग्रस्तता, किसान आत्महत्या और संकट के कारण पलायन से राहत दिलाने के लिए व्यापक ऋण माफी योजना का ब्यौरा क्या है? सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत सभी फसलों और पशुपालन के लिए व्यापक बीमा योजना का ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब दिया कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि हर साल सरकार राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों विभागों के अभिमतों पर विचार करने के बाद कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP की सिफारिशों के आधार पर संपूर्ण देश के लिए 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। 2018-19 के केंद्रीय बजट में MSP को उत्पादन लागत के 1.5 गुना के स्तर पर रखने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। सरकार ने 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50% मुनाफे के साथ सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए MSP में वृद्धि की थी। वर्तमान में कृषि और किसान कल्याण विभाग में ऋण माफी की कोई योजना संचालित नहीं है। हालांकि किसानों को उनकी वित्तीय कमजोरियों को व्यवस्थित तरीके से दूर करने के लिए PM किसान, न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और संशोधित ब्याज अनुदान योजना जैसी अन्य योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश में 2016 से शुरू की गई। ये योजना प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम संबंधी घटनाओं से होने वाली फसल हानि, क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है और किसानों की आय को स्थिर करने के लिए है। 2016 में इस योजना के शुभारंभ के बाद से किसानों ने कुल 35,753 करोड़ रुपए का प्रीमियम अदा किया है और उन्हें 1.83 लाख करोड़ रुपए 30 जून 2025 तक के दावे प्राप्त हुए हैं, जो इस अवधि के दौरान किसानों द्वारा चुकाए गए प्रीमियम का लगभग 5 गुना है। सरकार केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत देश के सभी जिलों में पशुधन बीमा नामक घटक को कार्यान्वित कर रही है, जिसका मकसद किसानों और पशुपालकों को उनके पशुओं की मृत्यु के कारण किसी भी संभावित हानि के प्रति सुरक्षा तंत्र प्रदान करके जोखिम और अनिश्चितताओं का प्रबंधन और शमन करना है। इसमें देसी, संकर नस्ल दुधारू पशुओं, बोझ ढोने वाले पशुओं और अन्य पशुधन का बीमा पशुधन बीमा के अंतर्गत शामिल है। सब्सिडी का लाभ प्रति परिवार 10 मवेशी इकाइयों तक सीमित है। सुअर और खरगोश के अतिरिक्त सभी जानवरों के लिए, जहां लाभ 5 मवेशी इकाइयों तक सीमित रहेगा। भेड़, बकरी, सुअर और खरगोश के संदर्भ में सब्सिडी का लाभ मवेशी इकाई के आधार पर प्रतिबंधित है और 1 मवेशी इकाई 10 जानवरों यानी भेड़, बकरी, सुअर और खरगोश के समतुल्य है। इस प्रयोजन के लिए हाउस होल्ड को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत अपनाई गई समान तर्ज के अनुसार परिभाषित किया जाएगा। प्रीमियम भुगतान में किसान का हिस्सा जाति और निवास क्षेत्र के आधार पर 20 से 50% से घटाकर 15% कर दिया गया है। बाकी 85% राशि हिमालयी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अतिरिक्त केंद्र और राज्य द्वारा अन्य राज्यों के लिए 60 और 40 के अनुपात में और हिमालयी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 90-10 के अनुपात में साझा की जाएगी। बीते 4 वर्षों के दौरान पशुधन बीमा योजना की उपलब्धियों की बात करें तो वित्त वर्ष 2021-22 में 3,324 लाख रुपए जारी किए गए। इस दौरान बीमाकृत पशुओं की संख्या 4,63,046 रही। 2022-23 में 2,491 लाख रुपए जारी किए गए। इस दौरान बीमाकृत पशुओं की संख्या 11,85,740 रही। 2023-24 में 2,229 लाख रुपए जारी किए गए। इस दौरान बीमाकृत पशुओं की संख्या 9,67,632 रही। 2024-25 में 3,651 लाख रुपए जारी किए गए। इस दौरान बीमाकृत पशुओं की संख्या 26,69,711 रही। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है मेक इन इंडिया परियोजनाओं से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद सुनील बोस ने। उन्होंने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से पूछा कि देश में मेक इन इंडिया परियोजनाओं का राज्यवार, संघ राज्य क्षेत्रवार और जिलावार ब्यौरा, विशेषकर कर्नाटक राज्य में जिलावार ब्यौरा क्या है।
कर्नाटक सहित राज्यवार कितने व्यक्ति मेक इन इंडिया परियोजनाओं से लाभान्वित हुए हैं? देश में विशेषकर कर्नाटक में मेक इन इंडिया परियोजनाओं के अंतर्गत आवंटित जारी की गई और उपयोग की गई निधि का राज्यवार संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि निवेश को सुविधाजनक बनाने, नव प्रयोग को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम अवसंरचना का निर्माण करने और भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नव प्रयोग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की गई थी। वर्तमान में मेक इन इंडिया 2.0 15 विनिर्माण क्षेत्रों सहित 27 क्षेत्रों पर फोकस कर रहा है, जिसे विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है। सरकार ने विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत पहलें शुरू की हैं, जिनमें आत्मनिर्भर भारत पैकेज, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन और राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन के अंतर्गत निवेश के अवसर, भारतीय औद्योगिक भूमि बैंक, औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली, राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली की शुरुआत शामिल है। निवेश को गति देने के लिए भारत सरकार ने सभी संबंधित मंत्रालयों, विभागों में परियोजना विकास प्रकोष्ठों के रूप में एक व्यवस्थागत तंत्र स्थापित किया है। इन सभी पहलों और स्कीमें विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, केंद्र सरकार और कर्नाटक सहित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 में 100 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की घोषणा की है। ये मिशन 5 प्रमुख क्षेत्रों पर जोर देगा, यानी व्यापार करने में सुगमता और लागत, मांग वाली नौकरियों के लिए भविष्य के अनुरूप तैयार कार्यबल, जीवंत और ऊर्जावान एमएसएमई क्षेत्र, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद। इसके अलावा भारत के आत्मनिर्भर बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए और भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीमों की शुरुआत की गई है। इन स्कीमों में उत्पादन को व्यापक रूप से बढ़ाने, विनिर्माण आउटपुट में बढ़ोतरी करने और भविष्य में तीव्र गति से आर्थिक विकास की दिशा में योगदान करने की क्षमता है। पीएलआई स्कीम का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में निवेश और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को आकर्षित करना, विनिर्माण क्षेत्र में दक्षता सुनिश्चित करना और व्यापक पैमाने की किफायत करना, भारतीय कंपनियों और विनिर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इन स्कीमों में अगले लगभग 5 वर्षों में उत्पादन, रोजगार और आर्थिक विकास को व्यापक रूप से बढ़ावा देने की क्षमता है। पीएलआई स्कीमों के फलस्वरूप कर्नाटक सहित राष्ट्रीय स्तर पर 12 लाख से ज्यादा रोजगारों का सृजन हुआ है। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में पीएलआई स्कीमों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इन स्कीमों ने घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित किया है, जिससे उत्पादन बढ़ा है, नौकरियों का सृजन हुआ है और निर्यात को बढ़ावा मिला है। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में कुल 2.66 लाख करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की गई है, जिसमें स्कीम के पहले 3 वर्षों में हासिल 1.70 लाख करोड़ रुपए का निर्यात शामिल है। इस स्कीम में भारत को वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बल्क ड्रग्स के निवल आयातक से अब निवल निर्यातक बनने में योगदान दिया है। इस स्कीम के परिणाम स्वरूप घरेलू विनिर्माण क्षमता और महत्वपूर्ण औषधियों की मांग के बीच अंतर में बड़ी कमी आई है। चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई स्कीम के अंतर्गत 21 परियोजनाओं ने 54 विशिष्ट चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण शुरू किया है, जिनमें लीनियर एक्सेलरेटर, एमआरआई, सीटी स्कैन, हार्ट वॉल, स्टेंट, डायलाइजर मशीन, सी आर्म, कैथ लैब, मेमोग्राफ, एमआरआई कॉइल जैसे उच्च स्तरीय उपकरण शामिल हैं। इन अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों का पहले आयात किया जाता था और अब इसका भारत में विनिर्माण किया जा रहा है। उद्योग संघ और डीजीसीआईएस के अनुसार मूल्य के संदर्भ में मोबाइलों का उत्पादन 2020-21 के 2,13,773 करोड़ रुपए से लगभग 146% बढ़कर 2024-25 में 5,25,000 करोड़ रुपए हो गया है। इसी अवधि के दौरान मूल्य के संदर्भ में मोबाइल फोन का निर्यात 2020-21 के 22,870 करोड़ रुपए से लगभग 775% बढ़कर 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। कर्नाटक सहित देश भर के 14 क्षेत्रों में 806 आवेदन अनुमोदित किए जा चुके हैं। अक्टूबर 2019 से मार्च 2025 के दौरान 57.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह के माध्यम से और निवेश के मामले में राज्य देश में दूसरे स्थान पर है। विभिन्न विभागों और मंत्रालयों की चल रही स्कीमों के अलावा सरकार ने भारत में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें माल और सेवा कर की शुरुआत, कॉर्पोरेट कर में कमी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार, एफडीआई नीति संबंधी सुधार, अनुपालन बोझ में कमी के उपाय, सार्वजनिक खरीद आदेशों के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उपाय, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम और क्यूसीओ शामिल हैं। मेक इन इंडिया पहल के तहत किए जाने वाले कार्यकलाप केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी किए जा रहे हैं। मंत्रालय अपने अधीन आने वाले क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाएं, कार्यक्रम, स्कीम और नीतियां तैयार करते हैं, जबकि निवेश आकर्षित करने के लिए राज्यों की भी अपनी स्कीमें हैं। विनिर्माण क्षेत्र की बात करें तो इसमें एरोस्पेस और रक्षा, ऑटोमोटिव और ऑटो घटक,
फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण, बायोटेक्नोलॉजी, पूंजीगत वस्तुएं, वस्त्र और परिधान, रसायन और पेट्रो रसायन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग, चमड़ा और फुटवेयर, खाद्य प्रसंस्करण, रत्न और आभूषण, शिपिंग, रेलवे, निर्माण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वहीं सेवा क्षेत्र की बात करें तो इसमें सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं, पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेवाएं, लेखा और वित्त सेवाएं, ऑडियो विजुअल सेवाएं, कानूनी सेवाएं, संचार सेवाएं, निर्माण और इससे संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं, पर्यावरणीय सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, शिक्षा सेवाएं शामिल हैं। फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स विनिर्माण इकाइयों की संख्या 29 है। व्यापक स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाइयों की संख्या 5 है। दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद क्षेत्र में विनिर्माण इकाइयों की संख्या 8 है। खाद्य उत्पाद क्षेत्र में विनिर्माण इकाइयों की संख्या 21 है। बल्क ड्रग्स क्षेत्र में विनिर्माण इकाइयों की संख्या 3 है। चिकित्सा उपकरणों का निर्माण में विनिर्माण इकाइयों की संख्या 8 है। व्हाइट गुड्स क्षेत्र में विनिर्माण इकाइयों की संख्या 7 है। द्रोण और द्रोण घटक क्षेत्र में विनिर्माण इकाइयों की संख्या 8 है। आईटी हार्डवेयर 2.0 में विनिर्माण इकाइयों की संख्या 3 है। ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक क्षेत्र में विनिर्माण इकाइयों की संख्या 25 है। वस्त्र उत्पाद, एमएमएफ सेगमेंट और तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में विनिर्माण इकाइयों की संख्या 10 है। एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी क्षेत्र में विनिर्माण इकाइयों की संख्या 3 है। विशेष इस्पात क्षेत्र में विनिर्माण इकाइयों की संख्या 8 है। विनिर्माण इकाइयों की कुल संख्या 136 है। ये सभी आंकड़े पीएलआई कार्यान्वयन वाले मंत्रालयों विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिए गए हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है राज्यसभा से। सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद रजनी अशोक राव पाटिल ने। अपने सवाल में उन्होंने प्रमुख पत्तनों में कार्यवंशाओं के बारे में पूछा। उन्होंने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से पूछा कि क्या वर्ष 2024-25 में प्रमुख पत्तनों पर खराब कार्य दशाओं और सुरक्षा उल्लंघन की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा संचालित पत्तनों पर दर्ज दुर्घटनाओं या मौतों की पत्तनवार संख्या कितनी है? क्या पत्तन श्रमिकों के लिए नियमित व्यावसायिक स्वास्थ्य जांच और सुरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य है? सागरमाला कार्यक्रम के तहत श्रमिक कल्याण के लिए कितना बजट आवंटित और उपयोग किया गया है? और मशीनीकरण में सुधार और शारीरिक श्रम से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को 2024-25 के दौरान महापत्तनों में खराब कार्य स्थितियों और सुरक्षा उल्लंघनों की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। पिछले 5 वर्षों के दौरान महापत्तनों में रिकॉर्ड की गई घातक दुर्घटनाओं का पत्तनवार विवरण भी उन्होंने साझा किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन पर घातक दुर्घटनाओं की संख्या 19 है। पारादीप पत्तन पर घातक दुर्घटनाओं की संख्या 11 है। विशाखापट्टनम पत्तन पर घातक दुर्घटनाओं की संख्या 7 है। कामराजार पत्तन पर घातक दुर्घटनाओं की संख्या 3 है। चेन्नई पत्तन पर घातक दुर्घटनाओं की संख्या 11 है। वियो चिदम्बरनार पत्तन पर घातक दुर्घटनाओं की संख्या 0 है। कोचिन पत्तन पर घातक दुर्घटनाओं की संख्या 24 है। नव मंगलूर पत्तन पर इन दुर्घटनाओं की संख्या 4 है। मुरगांव पत्तन पर 3, मुंबई पत्तन पर 7, जवाहरलाल नेहरू पत्तन पर 0, दीनदयाल पत्तन पर 19। पत्तन कार्मिकों के लिए नियमित व्यावसायिक स्वास्थ्य जांच और सुरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य है। सागरमाला कार्यक्रम के तहत महापत्तनों में श्रम कल्याण के लिए कोई बजटीय आवंटन नहीं है। महापत्तनों में मशीनीकरण में सुधार और शारीरिक श्रम जोखिमों को कम करने के लिए वर्षों के मशीनीकरण, बल्क कार्गो के लिए कन्वेयर प्रणाली की स्थापना, मोबाइल हार्बर क्रेन जैसे आधुनिक कार्गो हैंडलिंग उपकरणों का उपयोग, रबर टायर वाली गैंट्री क्रेन, सेल्फ अनलोडिंग जलयानों जैसे कई कदम उठाए गए हैं। गोदा कामगारों के लिए नियमित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम किए जाते हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाते हैं। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और स्वदेशी ऊर्जा आत्मनिर्भरता से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह ने। उन्होंने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से पूछा कि हाल में शुरू की गई राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत अब तक कितने औद्योगिक संस्थानों या परियोजनाओं को वित्तीय प्रोत्साहन या स्वीकृति दी गई है? क्या इस मिशन में भारत ने किसी वैश्विक तकनीकी साझेदारी या निवेश सहयोग को शामिल किया है? क्या हाइड्रोजन उत्पादन में जल खपत, भूमि उपयोग और कार्बन फुटप्रिंट की निगरानी के लिए कोई वैज्ञानिक नियामक तंत्र लागू किया गया है? इस सवाल का जवाब नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि भारत सरकार राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को क्रियान्वित कर रही है, जिसका उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके व्युत्पन्नों के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। ये मिशन ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान, विकास और तैनाती में
वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा देता है और ग्रीन हाइड्रोजन और उसके व्युत्पन्नों से संबंधित परियोजनाओं में निवेश को भी सुगम बनाता है। ग्रीन हाइड्रोजन परिवर्तन के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप इस मिशन का एक प्रमुख घटक है, जो ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है। 18 कंपनियों को 8,62,000 टन प्रतिवर्ष ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता आवंटित की गई है, जबकि 15 कंपनियों को 3,000 मेगावाट प्रतिवर्ष इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण क्षमता आवंटित की गई है। इस्पात क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग के लिए कुल 7 पायलट परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। सड़क परिवहन क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग के लिए 5 पायलट परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनमें देश भर के 10 विभिन्न मार्गों पर कुल 37 वाहन, बसें और ट्रक और 9 हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशन हैं। हाइड्रोजन उत्पादन, अनुप्रयोग और सुरक्षा से संबंधित विशिष्ट विषयों पर तकनीकी अनुसंधान, नवाचार और विकास के लिए NGHM की अनुसंधान और विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न अनुसंधान संस्थानों को 23 परियोजनाएं प्रदान की गई हैं। देश में उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन के प्रमाणीकरण के लिए एक पारदर्शी और विश्वसनीय तंत्र स्थापित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2025 में भारत की ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना प्रकाशित की गई है। GHCI का उद्देश्य भारत में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के मापन, निगरानी और प्रमाणीकरण के लिए एक समग्र फ्रेमवर्क प्रदान करना है। ग्रीन हाइड्रोजन को उस हाइड्रोजन के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका कार्बन फुटप्रिंट 2 किलो CO2 समतुल्य या प्रति किलोग्राम से कम होता है, जिसके उत्पादन से लेकर फैक्ट्री गेट तक मापा जाता है। अनुपालन प्रक्रिया के भाग के रूप में हाइड्रोजन उत्पादन, इसकी मापदंडों और विभिन्न स्रोतों से ऊर्जा खपत, समेकित और पृथक दोनों आंकड़ों का दैनिक रिकॉर्ड रखा जाता है। ईंधन और बिजली की खपत के अलावा हाइड्रोजन उत्पादक जल की खपत, फीडस्टॉक की खपत, नुकसान और हाइड्रोजन उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित अन्य संगत जानकारी का डेटा भी रखते हैं। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है राष्ट्रीय पोलियो निगरानी कार्यक्रम से। सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद संगीता यादव ने। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने राष्ट्रीय पोलियो निगरानी कार्यक्रम को बंद करने या उसे न्यून करने का निर्णय लिया है? अगर हाँ, तो इस निर्णय के पीछे क्या कारण है और औचित्य है और इसे बंद करने की समय सीमा क्या है? क्या भारत के पोलियो मुक्त श्रेणी पर इस तरह के कदम के प्रभावों का आकलन करने के लिए कोई जोखिम मूल्यांकन किया गया है? NPSC के समाप्त होने की स्थिति में निरंतर निगरानी और टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए क्या वैकल्पिक तंत्र प्रस्तावित किए जा रहे हैं? क्या सरकार ने इस निर्णय पर पहुंचने से पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से परामर्श किया है? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र देश में रोग निगरानी के लिए नोडल एजेंसी है। राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न टीका निर्वाह और गैर टीका निर्वाह रोगों के लिए रोग निगरानी प्रणालियां स्थापित की गई हैं, जो डिजिटल निगरानी तंत्र और प्रयोगशाला नेटवर्क द्वारा समर्थित हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त भी है। राज्य संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निगरानी कार्यकलापों के प्रभावी प्रबंधन के लिए रोग निगरानी दिशा निर्देश और मानक संचालन प्रक्रियाएं पहले से ही लागू हैं। विभिन्न राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के आत्मनिर्भर घरेलू रोग निगरानी प्रणाली विश्व स्वास्थ्य संगठन राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सहायता नेटवर्क से संबंधित कार्यकलापों के अनुरूप है। WHO NPSN द्वारा समर्थित निरंतर शैक्षणिक और तकनीकी प्रशिक्षण कार्यकलापों के माध्यम से तकनीकी ज्ञान का अद्यतीकरण राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों की घरेलू रोग निगरानी क्षमताओं को सुदृढ़ करता है। WHO NPSN को वापस लेने की समय सीमा मार्च 2027 के अंत तक है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है FPS का जन पोषण केंद्रों में रूपांतरण से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर कविता पाटीदार ने। उन्होंने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों को जन पोषण केंद्रों में परिवर्तित करने की पहल की है? अगर हाँ, तो इस पहल का ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने FPS डीलरों को कौशल विकास प्रशिक्षण देने पर विचार किया है? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री नीमूबेन जयंतीभाई बामड़िया ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने उचित दर की दुकानों को जन पोषण केंद्र में परिवर्तित करने के लिए एक प्रायोगिक अध्ययन शुरू किया है। भारत सरकार ने ये प्रायोगिक अध्ययन FPS डीलरों की वित्तीय व्यवहार्यता को बढ़ाने के साथ ही लाभार्थियों के पोषण संबंधी परिणामों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू किया है। वर्तमान में इस प्रायोगिक अध्ययन के तहत 90 FPS को JPK में परिवर्तित किया गया है। 4 शहरों हैदराबाद, गाजियाबाद, जयपुर, अहमदाबाद में से 15-15 और इंदौर से 301 उचित दर दुकान डीलरों के सामने आने वाली कौशल विकास चुनौतियों का समाधान करने के लिए विभाग ने राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के माध्यम से क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिसमें विशेष रूप से डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता और बाजार बदलावों के अनुकूल होने पर नए व्यापार अवसरों का पता लगाने के लिए आवश्यक उद्यमशीलता
कौशल पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अब तक 9 राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार के 325 FPS डीलरों को इस पहल के तहत प्रशिक्षित किया गया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों के घर घर वितरण से। इस सवाल को पूछा राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, अमरपाल मौर्य और डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी ने। इन सांसदों ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों के घर घर वितरण के लिए कोई योजना शुरू की है। इसका ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने 65 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजन लाभार्थियों जिनके राशन कार्ड पर कोई वयस्क सदस्य नहीं है, उनके लिए घर घर खाद्यान्न वितरण के लिए कोई विशेष योजना शुरू की है। अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है और ये योजना कब तक पूरी तरह क्रियान्वित हो जाएगी। इस सवाल का जवाब दिया उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री नीमूबेन जयंतीभाई भामड़िया ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार प्रचालित होती है। इस अधिनियम के अंतर्गत पीडीएस का प्रचालन केंद्र और राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अंतर्गत होता है, जिसमें विनिर्दिष्ट डिपो से खाद्यान्न का उठान, इसके बाद राज्य के भीतर परिवहन और हैंडलिंग, अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से उचित दर दुकानों के द्वार तक खाद्यान्न की सुपुर्दगी, लाभार्थियों की पहचान करना, उनके राशन कार्ड जारी करना, उचित दर दुकानों के माध्यम से लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार खाद्यान्न का वितरण सहित प्रचालनात्मक जिम्मेदारियां राज्य सरकार की होती है। इस अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों के द्वार तक खाद्यान्नों की सुपुर्दगी का कोई प्रावधान नहीं है। इस अधिनियम के तहत लाभार्थियों की पहचान 2 श्रेणियों, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले परिवार जिनकी पहचान राज्य सरकार द्वारा इन स्कीम के लिए लागू दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा तक की जाती है, और बाकी परिवारों की पहचान राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा राज्य संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित कवरेज के अंदर उनके द्वारा विकसित मानदंडों के अनुसार प्राथमिकता वाले परिवारों के रूप में की जाती है। दिव्यांगजन और बुजुर्ग लाभार्थियों के लिए इस अधिनियम के तहत कोई विशेष प्रावधान नहीं है। इसके अलावा वर्तमान में दिव्यांगजन और बुजुर्ग लाभार्थियों के लिए द्वार तक खाद्यान्नों की सुपुर्दगी का कोई प्रस्ताव या योजना सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।